सो हेलो गाइस। आज हम करने जा रहे हैं CSIR नेट के जून 2023 के क्वेश्चंस। इसमें हम जनरल एप्टीट्यूड्स को कवर करेंगे और इसमें 20 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से बच्चों को 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन हम सारे सोल्व करेंगे। और उससे पता भी चल जाएगा कि हमें लाइक जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है कि कौन से हमें सेलेक्ट करने होते हैं कि जो उनसे हमें नहीं करनी। ठीक है, ये भी हमें सिलेक्शन आना चाहिए कि हमें कौन से नहीं करनी है। ठीक है, तो आज हम वही करने जा रहे हैं और थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चंस तो इजी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट। और पहले हमारा ये रहेगा कि थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो एक बार। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि ए सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स, ओके, व्हेन अटेम्प्टेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू थ्री ग्रुप्स इन रेशो 3:4:5। ओके, तो हम जब 3:4:5 में दे रहे हैं तो फॉल शॉर्ट बाय वन, तो एक की हमें क्या हो जा रहा है, कमी पड़ जा रही है। मतलब लेट्स से ऐसे मान लो कि अगर हम एक ग्रुप है जिसमें एक ए है, एक बी है और एक सी है। ओके, अगर इसको हम 3x 4x और 5x दे रहे हैं ना, ठीक है, तो टोटल नंबर मान लेते हैं। लेट्स से टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर n है। ओके, तो इसका जो सम है, मतलब अगर हम 3x दे रहे हैं, 4x दे रहे हैं और 5x दे रहे हैं, तो जो n है ना, वो n के इक्वल ना होके क्या हो रहा है, उससे कम पड़ जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है एक कम पड़ जा रहा है बेसिकली। तो ये जो सम है ये n+1 होगा ना, है कि नहीं भाई? मतलब कि या फिर ये कह दो कि इसमें से एक अगर हम कम कर दे तो हम n के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो उसने ये बोली है। तो इस इक्वेशन से हमारा क्या आ गया, 12x-1 इक्वल टू n। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। ठीक है भाई, अब हम सेकंड की बात करते हैं। अब इसने बोला है कि इफ डिस्ट्रीब्यूटेड 4, 5, 6 में, अगर हम 4, 5, 6 रेशो में उसको डिवाइड करें तो 2 एप्पल्स वुड बी लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इन केस अगर हमारा क्या करें, हम 4x और 5x और 6x में दें, तो क्या हो रहा है, अब क्या है ना, दो बच जा रही है, यानी कि दो एक्स्ट्रा है हमारे पास में। तो हम कह सकते हैं कि 4x 5x और 6x। सो हम यहाँ पे x नहीं लेते, ठीक है, इसको x ना लेके एक काम करते हैं, हम यहाँ पे y लेते हैं। ठीक है, इट इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 4y 5y एंड 6y। तो इनका जो सम होगा, डायरेक्ट सम भी लिख सकता हूँ मैं, कितना होगा देखो जरा, 15y हो जाएगा। तो 15y प्लस 2 जो है वो n के इक्वल होगा एक तरीके से। ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज देखो, इसने ये बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल आंसर, तो ऐसा कौन सा होगा जो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गई दो इक्वेशन। तो एक काम करके देख लेते हैं कि दोनों इसमें आंसर्स को फिल करके देख लेते हैं n की वैल्यू को। अगर n की वैल्यू फिल करने के बाद में x और y की वैल्यू हमेशा नेचुरल आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एप्पल्स ऐसे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कट के किया है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, 35 पुट करते हैं 35। तो 35 अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में करें, देखो जरा, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे आया, अगर 35 आया तो ये किधर आ गया, तो देखो जरा क्या हो जाएगा, 12x-1 इज इक्वल टू 35, विच गिव 12x इज इक्वल टू 36 एंड विच गिव x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, 15y प्लस 2 इज इक्वल टू भी 35 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 इधर चला गया, तो 15y प्लस इज इक्वल टू कितना हो गया, 33, विच इज बेसिकली y इज इक्वल टू कितना आ गया, 33 डिवाइड बाई 15, विच इज नॉट नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ इसी को ही, और यहाँ पे इसको अब जो है 45 की जगह मतलब अब 47 पुट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 47 पुट करके देख लेते हैं। तुम खुद से भी ट्राई करो, 47 पुट करके देखो जरा, इतने में से क्लीन कर देता हूँ। ओके ओके, तो अब पुट करते हैं, पुट n
इज इक्वल टू 47। ठीक है, तो 47 जब हम पुट करेंगे तो 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 47 हो रहा है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 48 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम दूसरी क्वेश्चन में पुट करें तो 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 47, तो 15y इज इक्वल टू 45 एंड फ्रॉम एयर y इज इक्वल टू 3। तो दोनों के दोनों नेचुरल आ रहे हैं, तो या इट कैन बी आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 47। ओके, तुम आगे भी चेक करके देख लेना, आंसर तो यही रहेगा, तुम इन दोनों को फिल करके देखना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं यार, इसमें क्या बोला है देखो, इन ए क्यू ए स्टैंड 14th फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर एक बार करेंगे। ठीक है, एंड बी इज 17th फ्रॉम लास्ट। ओके, तो ए तो 14वां फ्रॉम स्टार्टिंग से है और बी 17 फ्रॉम लास्ट है। ओके, C is exactly at the middle of Q, और C exactly middle है। Okay, and with 16% between A and C, A और C के बीच में 16% है, and how many percent between B and C। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एक लाइन बना लेना है। ठीक है, दिस इज ए लाइन। ओके, अब यहाँ से फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम स्टार्टिंग एंड दिस इज फ्रॉम एंड। ओके, अब यहाँ से इसने बोला है कि A जो है, ए वो 14 पर है, यहाँ से ये 14th पे। ओके, 14th पे ए है विच इज इंक्लूडेड। ओके, और बी 17 पे है फ्रॉम लास्ट, तो दिस इज अवर बी एंड दिस इज फ्रॉम लास्ट एंड इट इज इंक्लूडेड एंड इट इज 17। ओके, एंड सी इज एग्जैक्टली मिडिल एंड, ठीक है, सी मिडिल में है, यहाँ पे, यहाँ कहीं है। ठीक है, यहाँ पे है, ये हमारा सी हो गया मिडिल पे। ठीक है, उससे जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। अब इसने क्या बोला है, 16% बिटवीन सी एंड ए। यहाँ पे सी और ए के बीच में कितने हैं, 16% है। यहाँ पे बीच में बोला है इसने, तो बीच का मतलब होता है कि उसको छोड़ के। ठीक है, ऐसे उसको छोड़ के, तो अगर यहाँ पे 16% है तो टोटल परसेंट कितने हो गए यहाँ पे, अपना आप बताओ। चलो ये बात, तो टोटल 30% हो गए, नहीं हो गए यहाँ तक का, सी से पहले तक। ठीक है, तो सी को मिला के कितना हो गया, 31, ये 31 पे पोजीशन पे आ गया। ठीक है, 30 इधर है, 31 ये हुआ, ये एकदम बीच में है, तो 30% किधर हो जाएगा, 30% इधर हो जाएगा, इससे इधर। सही बात है, 30 इधर हो गए। अब यहाँ से मतलब सी के एकदम राइट से, सी के राइट से 30% है। ठीक है भाई, अब हमें पता लगाना है कि बी और सी के बीच में कितने परसेंट है, और बी और सी में बी इंक्लूडेड नहीं है सी। सही बात है ना, तो जब हम बी और सी के बीच की बात करें, बी एंड सी के बीच की बात करेंगे, तो टोटल तो 30 है, और 30 में से बी इंक्लूडेड बी 17% इधर है, ये 17% है इंक्लूडेड बी। ठीक है, तो हमने 17 निकाल दिया इसमें से, तो कितना बचा, 13% बचे। ओके, तो 13 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, इजीली हो जाएगा एकदम। ठीक है, बस इसको देखना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पार्टनर्स ए एंड बी आर डिफरेंट। मान लिया ए ने कैपिटल जो है वो स्मॉल ए बोली है, या फिर एक्स मान लेते हैं, क्या हो गया, एक्स वाई तो हमें ज्यादा अच्छे से आता है ना। ठीक है, ये ए हो गया एंड बी का जो हो गया वो वाई हो गया। ओके, तो ए गेट्स 20% ऑफ द प्रॉफिट एज ए बोनस, उसको 20% तो बोनस की तरीके से मिल रहा है, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और बाकी जो है वो उसको कैसे मिल रहा है, वो जैसे उनका एक्स और वाई के अकॉर्डिंग मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल परसेंटेज के अकॉर्डिंग। इफ द एंटायर प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर पहले जो हो रहा था, पहले, अब ये पास्ट हो गया। ठीक है, ये पास्ट की बात हो गई कि जो प्रॉफिट था वो इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो पहले उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो दिया जाता था पहले पास्ट में। ठीक है, बी वुड हैव रिसीव्ड 25,000 मोर देन ही गेट्स नाउ, यानी कि पास्ट में जब उनको दोनों को
उनकी इन्वेस्टमेंट के इक्वल दिया जा रहा था, यानी कि जब 20% एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था ए को, तब उसमें क्या हो रहा था, बी को 25,000 एक्स्ट्रा मिल रहे थे अब से। तो वोट अमाउंट डज बी गेट नाउ, तो बताओ अब से टोटल कितना मिल रहा भाई, 25,000 तो उसको कब मिल ही रहे हैं। तो देखो जरा, अब एक काम करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी की, प्रेजेंट। ठीक है भाई, प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट में लेट से प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमने मान लिया कि वो पी है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ लेट से। ठीक है, पी प्रॉफिट है। तो ए को कितना क्या मिल रहा है, ए को मिल रहा है क्या, 25%, यानी कि पी बाई 5 मिल रहा है उसको, 25% पी बाई 5 हो गया। और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 4p/5। अब 4p/5 में से जो है ए को कितना मिलेगा, 4p/5 को ए को मिलेगा, ए की जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके रेशो के अकॉर्डिंग, तो x डिवाइड बाय x प्लस वाई। और बी को कितना मिलेगा, 4p/5 मल्टीप्लाई बाय y एंड y प्लस x, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो उनका रेशो होगा उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट की बात। अब बात करते हैं पास्ट की। अब पास्ट में क्या हो रहा था, पास्ट में ए को कितना मिल रहा था, तो पास्ट में जो दोनों को मिल रहा था वो मिल रहा था उनके इसके अकॉर्डिंग। तो जो प्रॉफिट था पी था, पी एक्स, एक्स डिवाइड बाई वाई, ये तो मिल रहा था ए को, और बी को मिल रहा था प्रॉफिट का वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, अब इसने ये कहा कि बी को जो अब मिल रहा है, जो पहले मिल रहा था उसमें डिफरेंस है 25,000 का। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर लेंगे। तो देखो जरा, बी को पहले क्या मिल रहा था, पहले बी को मिल रहा था पी वाई एक्स प्लस वाई, अब मिल रहा है कितना, 4p/y एक्स प्लस वाई, एंड यहाँ पे 5 भी आ रहा है, एंड इज इक्वल टू 25,000 हो गया, एंड विच गिव्स अस p/y एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो जरा यहाँ से, जब यहाँ से हम इनको कॉमन उठा लेंगे तो 1 माइनस 4/5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/5, एंड 1/5 में 5 इधर आ गया, तो विच इज 125, मतलब 1,25,000 आ गया, ये आ गया। ओके, ये आ गया एक रिलेशन। अब इसने पूछा कि बताओ उसे अब क्या मिल रहा है, बी को अभी क्या मिल रहा है, तो बी को अभी क्या मिल रहा है प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट में ये मिल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो 4/5 को हटा के बाकी वैल्यू पता ही है हमें, देखो जरा इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे हम, देखो जरा ये इतना, देखो जरा इसकी वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी है 125,000। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 1 लाख आ गया। ठीक है भाई, ये 1 लाख आ गया। ओके, दैट्स ऑल। तो 1 लाख रुपीज आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि a नॉट इक्वल टू b, a एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, तो अब a और b इक्वल नहीं है, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n अगर ये दोनों इक्वल है। अब इस पे बात करनी है हमें। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में से तो हम एक्सपेंशन करना पड़ेगा, हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा एक काम करना शुरू करना, हमेशा तुम पुट करना शुरू करना जो गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन जो दिया है उसे पुट करो। पहले फर्स्ट ऑप्शन को पुट करते हैं, तो फर्स्ट में n इक्वल टू कितना है 1, तो जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a की पावर 3 b की पावर 3 और अपॉन में a प्लस b हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड ले लेते हैं LHS और RHS के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, अब a की पावर 3 और b की पावर 3 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये कट हो गया, एंड इट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू ए बी हो गया। ठीक है, ओके, अब सेकंड कर लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं, फोर्थ कर लेते हैं। तो मैं सीधा सीधा फोर्थ दिखा देता हूँ क्योंकि वही है एट लास्ट, बाकी सब कुछ सोल्व करके तो ये प्रूफ होने वाला है नहीं। तो जब हम बात करेंगे n इक्वल टू -1 की, ठीक है, तो तुम अपना आप देखो कि a की पावर ऊपर 1 हो गई, b की पावर 1 हो गई, अपॉन में a की पावर -1 हो गई,
एंड बी की पावर -1 हो गई, ठीक है। अब ए बी तो ऊपर हो गया, नीचे हम 1/a 1/b लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे इसलिए अगर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जब एलसीएम लिया तो ए भी हो गया और ए प्लस बी ऊपर आ गया। अब देखो जरा, ए प्लस बी ऊपर से ऊपर कट गया, जब कटा ये बी जो होगा ये कहाँ पे चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या आ गया, ए बी आ गया। और ए बी विच इज इक्वल टू, नॉट इक्वल नहीं सॉरी, इक्वल, विच इज इक्वल टू RHS, ओके। तो ये हो गया प्रूफ। तो आंसर तो हमारा यही आना है, ठीक है, आंसर तो हमारा यही आना है। तो वही इनमें ऑप्शंस को पुट करके देख लेना है बस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखो। तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स खींचेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि टू कंप्लीट ए टास्क, ए को लगता है 15 डे, बी को लगता है 21 डेज, ओके। और अगर इफ दे वर्क अलोन ऑन अल्टरनेट डे बाय टर्न, तो बी स्टार्टिंग ऑन फर्स्ट डे, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टास्क। तो देखो मैंने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। अब उसमें देखो पहले, इसमें क्वेश्चन में हमेशा क्या करूँ, पहले लिख लो कि देखो भाई पहले ए है हमारा, ए को लग रहा है 15 डेज, ठीक है, और जो बी है उसको लग रहा है 21 डेज। अब इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें क्या होता है, ए और बी साथ मिलकर स्टार्ट करते थे काम, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा वो उसके लिए मैं शॉर्टकट बता रखा था कि टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे हम, जो भी दोनों का दिया गया है उन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे फर्क ये हो गया कि एक दिन तो दोनों काम ही नहीं कर रहे, वो दोनों अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ, इससे नियरली आंसर आएगा। एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए बहुत लंबा हमें करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेट में मैं आपको आंसर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो तुम एक बार बताओ, जब वो अल्टरनेट डे पे वर्क कर रहे हैं, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि बी को मतलब ए को अगर देखा जाए, क्योंकि वो अल्टरनेट डे पे काम कर रहा है, तो अगर बी अकेला ही काम करे अल्टरनेट डे पे तो उसको 30 डेज लग जाएंगे, बोल सकता हूँ ना मैं। और इसी तरीके से बी को भी मैं बोल सकता हूँ कि इसे 42 डेज लग जाएंगे इसे काम को करने में, अगर वो अकेला अकेला काम करे, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं, सही बात है। तो अगर दोनों अब मिलकर अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं तो बताओ कितना टाइम लगेगा, तो अब वही शॉर्टकट लगा दो, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम देखो जरा, वही 30 एंड 30 प्लस 42 एंड विच इज इक्वल टू, कर लेते हैं इसको सोल्व, ठीक है, 72 एंड 72, ये एंड ये किससे कट रहा है जरा देखो जरा, 6 6, ओके 6 से 6 5 जा एंड 6 1 6 एंड 6 2 12, ओके। फिर 6 से काट देते हैं, ठीक है, 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा एंड यहाँ पे 7 आ जाएगा एंड ये हो गया 35/2 विच इज इक्वल टू 17/1/2। तो इट इज नियरेस्ट टू दिस, ओके। तो ये एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, और बाकी लेंदी वाला मैं तुम्हें अलग से कराऊंगा क्योंकि बहुत वीडियो लंबी खिंच जाएगी वरना, ठीक है। ओके सो ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि 2 फेयर क्यूबिकल डाइस है, ठीक है, 2 डाइस है, एक डाइस ये हो गया, ठीक है भाई, ये एक डाइस हो गया, एक डाइस हो गया और एक और डाइस हो गया, सिमिलर ऐसे ही एक और डाइस हो गया, 2 डाइस हो गए, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि इन डाइस में इन्हें थ्रोन किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम सो 4, भाई एट लीस्ट एक पे 4 आना चाहिए। तो जरा देखो इस क्वेश्चन को हम सीधा सीधा कर लेते हैं कि चलो मान लेट से कि पहले वाले डाइस पे 4 आया है एवरी केस में, तो सेकंड पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, दूसरे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 4 6 आ सकता है, सही बात है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि भाई पहले दूसरे वाले पे तो 4 आ सकता है, पहले पे 1 आ जाए, 2 4 3 4 4 4 5 4 एंड 6 4, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। अब ये दोनों ये कॉमन हो गया, देखो जरा ये वाला केस, तो इसको कट कर देते हैं,
अब देखो जरा कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11। और टोटल कितना होता है, टोटल कितना होगा, टोटल होगा 36। क्यों होगा 36? क्योंकि भाई पहले पे भी 6 चॉइस है और सेकंड में भी 6 चॉइस है, और जब 6 दोनों पे 6 6 चॉइस है तो कितना हो जाता है 36, है कि नहीं भाई? भाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो ये ऑल पॉसिबल हो जाएगा 36। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा लेंथी खींचूं तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलो वो भी करके दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा इसमें चीज़ समझ नहीं आई होगी। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस के तरीके से हम इसे कर सकते हैं। देखो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, वैसे तुम पढ़े लिखे बच्चे हो यार। टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, 2 1, मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ओके, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इसमें से जरा जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लो बस। ठीक है, 1 4, ठीक है, 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। ठीक है, अब इसे इसे ये देखो जरा, 1 2 3, ये तो हो ही गया, 4 5 एंड टोटल कितने हो गए 11। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11/36। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, ये लेंदी हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। इसमें क्या बोला है, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इनसाइड ए रेक्टेंगल कैन क्रिएट मल्टीपल रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट साइजेस, द लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन नीडेड सो एज टू रिजल्ट इन ए टोटल ऑफ 9 रेक्टेंगल्स। ठीक है भाई, तो एक रेक्टेंगल दिया गया है, अच्छा खासा रेक्टेंगल दिया गया है बड़ा, उसने बोला गया है कि इसमें कितनी लाइन को मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूं, स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करूं। ठीक है, कि कितनी लाइंस को ड्रॉ करूं कि टोटल 9 रेक्टेंगल्स बन जाए। ठीक है, तो लेट से पहले हम फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम पहली लाइन ड्रॉ करें तो देखो जरा कितने रेक्टेंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो भाई एक रेक्टेंगल लेफ्ट, एक राइट एंड एक कंप्लीट, तो कितने बनाए, 1 बनाए। ठीक है, 1 2 3 3 हो गए। मैंने एक ऐसे कर दिया क्योंकि लाइन कैन इंटरसेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखो जरा कितने रेक्टेंगल बन गए। तो पहला रेक्टेंगल, पहले जो रेक्टेंगल हो गए देखो जरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहला तो ये रेक्टेंगल बन गया। ओके, अब जरा देखो मैं दूसरा, उससे दूसरे पेंसिल लेके दिखाता हूँ। फिर एक रेक्टेंगल बन गया ये वाला, इन दो को लेके। ठीक है, एक बन गया इन दो को लेके। ओके, एक बन गया इन दो को लेके, और एक बन गया 1 और 4 को लेके। ठीक है, तो 1 2 3 4 तो 4 हो गए, और इसे तरीके से 1 2 2 3 3 4 4 1 4 ये हो गई, और एक देखो जरा क्या हो गया, 1 2 3 4 पूरे को लेके एक ये हो गया, तो सारे मिला के कितने हो गए, 9 हो गए। और हमें कितने बनाए थे, 9 रेक्टेंगल, तो सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन ने काम कर दिया हमारे, है कि नहीं भाई, 2 ने हमारा काम कर दिया। चलो ओके, ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। ठीक है भाई, बच्चा भी कर लेगा। तो इसने पूछा है कि बताओ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस, ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द एंगल थीटा, थीटा बताना है। जब मुझे थीटा बताना है तो मुझे ये दो एंगल पता होना चाहिए। अब ये बताओ ए बी, जो ए बी है
वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो जो एंगल होगा, एंगल ए बी ई, ई या फिर डी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू कितने, किसके हो जाएगा, बी डी सी के, विच इज इक्वल टू 75। क्यों, अल्टरनेट एंगल। जेड शेप याद है, जेड शेप बचपन में हम पढ़ते थे, जब भी जेड शेप बनती थी ऐसे, तो ये वाला जो एंगल होता था इसके इक्वल होता था। तो देखो जरा, वही जेड शेप बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, ये देखो बनी हुई है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 75। ओके 75 हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी, जो AC है, देखो यार AC जो हो गई, AC को इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, ठीक है, कर रही है, ये कितना हो गया, 140 हो गया। अब AC क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होगा, अगर ये x बोलूं मैं, तो x प्लस 140 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों भाई, पेयर ऑन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये पेयर, पेयर ऑन स्ट्रेट लाइन है, पेयर एंगल है ये ऑन स्ट्रेट लाइन, है ना भाई, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में पेयर एंगल हो गया, तो x कितना हो गया, 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है भाई, ये 40 डिग्री आ गया। अब लगा लेते हैं एंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई टोटल जो होगा ना, तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है हमें। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन था ये, इस टाइप के तो करने ही होते हैं हमेशा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब ये क्वेश्चन देख लो, कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक मेट्रो ट्रेन है, वो रन करती है स्पीड पे, तो हमें दे दी स्पीड, वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, कि हम जो है ना यूनिट को सेम कर लेंगे। इट कवर ए टोटल डिस्टेंस 72 किलोमीटर, उसने 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। लेट्स से दिस इज द पाथ, 72 किलोमीटर हो गई टोटल डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, ये टोटल 2 आवर्स में, ठीक है, 2 आवर्स लगे इसको। डेट इंक्लूड स्टॉप्स एट इमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेशंस, कि वहां पे इंटरमीडिएट में स्टेशंस भी है, ठीक है, जिनका हमें पता नहीं कितने हैं। तो इफ इट स्टॉप 2 मिनट्स, 2 मिनट्स रुकती है सारे स्टेशंस पे, तो हाउ मेनी इंटरमीडिएट स्टेशन इन द रूट, लेट्स से x स्टेशन है वहां पे, हो गए। तो अब टोटल टाइम हमें लगा, टोटल जो टाइम होगा t इजकल टू T1 प्लस T2 होगा, ये नहीं होगा भाई, T1 क्या होगा, जितने टाइम पे ये चली है, ठीक है, ये मूविंग स्पीड ट्रेन का है, स्पीड का, और ये जो है ये है जीरो, जब जीरो पे, ठीक है, टोटल लगा उसको 2 आवर्स, 2 आवर्स लगे। अब T1 देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 72, अपॉन टाइम कितना हो रहा है, डिस्टेंस है ये, अपॉन में स्पीड कितनी है 45। ओके, तो ये तो टाइम हो गया T1, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब T2 क्या है भाई, जितना टाइम यहाँ पे लग रहा है, तो स्टेशन कितने x है, और एक स्टेशन पे कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट्स, आवर्स में कर लो, 2/60 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर ले गए हम, तो इधर ले जाने के बाद में ये कितना हो गया, इसे कट कर लेते हैं 9 से, ठीक है, 9 से 9 8 8 एंड यहाँ पे आ गया 5 x इंटू 2 × 60। यहाँ से देखो जरा कि कितना हो गया, x इंटू 2 × 60 इज इक्वल टू हो गया 2/5, एंड 2 से 2 कट, एंड दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू 12 आंसर। ओके, तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम x मान लो एंड सोल्व कर लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा होगा, बट ये टिपिकल नहीं है, ये इजीली करना है बहुत ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या, ABCD A स्क्वायर विद साइड यूनिट, यानी कि ये ABCD स्क्वायर है, यानी कि इसकी साइड साइड इक्वल्स है, ओके। AC एंड BD आर 2 आर्क ऑफ सर्कल। अब देखो जरा, AC जो है ना, AC देखो जरा, एक आर्क ये हो गया और एक आर्क ये हो गया। अब ये सर्कल के आर्क है, ओके। फ्रॉम सेंटर B एंड A, जब मैं बात करूं AC की, तो B उसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, और जब मैं बात करूं BD की, तो A सेंटर हो गया, ओके। तो द एरिया AED निकालना, मुझे AED निकालना है, दिस इज AED, दिस, ये दो एरिया मिला के, ओके। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे, जो AB होगा, AB
1 है। ओके, अब बी ई की वैल्यू कितनी होगी, बी ई क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल होगी ए बी, और बी इक्वल होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये भी सही बात है। अब बात करो इस तरीके से, अब इस तरीके से बात कर लो कि ए ई और ए बी भी इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये एक सर्कल है ना, ये और सर्कल में जो रेडियस होती है वो तो इक्वल ही होती है ना भाई, रेडियस हमें सेम रहने वाली है। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि भाई ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 होते हैं, 60 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो भाई ये एंगल हमारा कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इतना तो मानते हो आप लोग। ठीक है, जो एंगल क्या, एंगल बी ए ई जो है वो कितना हो गया, 60 हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये पता चल गया हमें। अब एंगल हमें क्या निकालना है, डी ए ई कितना हो जाएगा, डी ए ई क्या हो जाएगा, 90 माइनस का बी ए ई विच इज इक्वल टू 60, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। तो 30 हमारा ये एंगल आ गया। ओके, तो अब देखो जरा, ये हमारा एक सेक्टर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये इस तरीके से सेक्टर है कि नहीं है। अब ये हमारा एंगल कितना हो गया, ये 30 हो गया। ओके, तो अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है सेक्टर का, बताओ जरा, थीटा अपॉन 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। क्यों भाई, यही तो होता है। अब थीटा की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है, 30, 30/360 इंटू पाई, और आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 1/12 आ गया, और इंटू पाई आ गया, तो पाई/12 हो गया, बस पाई/12 है क्या, हाँ ये था, देखो इजी क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ेगा, मैं तो वहां पे बोलूंगा कि छोड़ देना अगर नहीं होगा। ठीक है, देखो जरा क्या बोला है इसने, इसमें ये बोला गया है कि भाई ये सारे स्पेयर्स हैं और ये सारे स्पेयर टच कर रहे हैं एक दूसरे को, जो पिरामिड बना रखा है। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड एक तरीके से, ऑल द स्पेयर टच ईच अदर। ठीक है, सब स्पेयर्स ने टच किया हुआ है एक दूसरे को, तो हाइट ऑफ स्ट्रक्चर बता दो। तो पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जब मैं इसको देखूंगा तो देखो जरा, कुछ इस तरीके से मानो कि देखो ऐसे कुछ, ऐसे कुछ टच हो रहे होंगे एक दूसरे से। ठीक है, टच हो रहे होंगे ऐसे। ओके, ऐसे 3D में। ठीक है, 3D में अगर मैं तुम्हें ऐसे बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसे मानो। ठीक है, ये ठीक है, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। ओके, और जैसे ये स्पेयर, एक ये स्पेयर है, एक ये स्पेयर है, और एक ये स्पेयर है। ठीक है, इसी तरीके से एक ये नीचे वाला जो स्पेयर है, एक ये नीचे वाला जो स्पेयर है, ये भी सबको टच कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे एक चीज देखो कि आर रेडियस तो ये ऊपर होगा, आर रेडियस तो ये ऊपर होगा, और आर ई रेडियस ये नीचे होगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई ऊपर की नीचे की जो रेडियस है वो तो आर होगी होगी, और बाकी जो ये पिरामिड बन रहा है, जो ये पिरामिड बन रहा है ऐसे वाला जो इन्वर्टेड पिरामिड है, बाकी इसकी हाइट हमें निकालनी है। तो हमारी जो टोटल हाइट हो जाएगी, इस पिरामिड की हाइट जो है, ठीक है, इसकी हाइट, टोटल जो हाइट होगी, टोटल जो हाइट होगी वो हमारी कितनी क्या हो जाएगी, 2r तो हुई गई, और प्लस में इस पिरामिड की हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो आर रेडियस तो 1 ही है, तो 2 प्लस का h है। ओके, तो चलो सब में ही 2 प्लस समथिंग है। अब ये h निकालना है हमें। ओके, जब h निकालने हम जाएंगे तो जरा देखो, ये पिरामिड है, पिरामिड की जब हाइट निकालते हैं हम, तो फ्रॉम उसके सेंटर से, ये हमारा सेंटर हो गया, दूसरी पेन ले लेता हूँ मैं, ये सेंटर हो गया। ओके, सेंटर से ये जो दूरी है इस वर्टेक्स की, उससे हाइट निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है, मतलब ऐसे समझ लो, ये दिस इज आवर पिरामिड। ओके, दिस इज आवर पिरामिड, और दिस इज आवर सेंटर। ओके, दिस इज आवर सेंटर, एंड इस सेंटर से जो यहाँ की दूरी होगी उससे ये निकाल सकते हैं हम ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए, बेस पता चल जाए, मतलब हमें निकालना है सेंट्रोइड की डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, सेंट्रोइड फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, तो हम इसका ऊपर ऊपर का जो है वो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। दिस इज इसकी ऊपर की स्ट्रक्चर, ये इसकी सेंट्रोइड है। ठीक है, सेंट्रोइड ये होगा ऐसे, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, वैसे तो पूरा का पूरा इक्वल है, तो यहाँ पे ये आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है,
हमें निकालनी है ये दूरी मतलब कि हाइपोटेन्यूज निकालनी है, और बेस हमें पता है ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो कोस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब हाफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एंड कोस 30 डिवाइड में कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि √3/2 होता है, तो इससे ये कट गया तो कितना आ गया, 1/√3। सही है क्या, ठीक है, चेक कर लेना, जल्दी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 सेकेंड। कोस 30 इज इक्वल टू √3/2, यहाँ से भी करके देख लेते हैं, √3/2, ठीक है। हाँ तो सही आ रहा है, ओके, ये आ गया है। अब मुझे निकालनी है हाइट, तो हाइट में निकालूंगा टोटल। तो हाइट निकालने के लिए ये वाला देखो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, ये वाला, इस ट्रायंगल से देखो जरा, इस ट्रायंगल में हमें ये पता चल गया 1/√3 है भाई, ये 1/√3 है कि नहीं है। तो अब इसकी जो मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है, मुझे इसकी हाइट निकालनी है, और इसकी जो ये हाइपोटेन्यूज है ये 2 है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज 2 है, क्यों है, ये दो यहाँ पे स्क्वायर मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारी जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 1/3। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, चेक कर लेते हैं, समथिंग इज रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, wrong here, actually this is this is 2, this is 2, okay, so half of this is 1, okay, so this is not half, this is 1, so this is basically this is √3/2, okay, so this will be the √3/2, so this is height is equal to 2/√3, and यहाँ पे आएगा फिर 4/3, and this gives us 2√2/3, okay, so this is the height, and now total height is equal to क्या आ जाएगा, total height is equal to आ जाएगा 2 प्लस में 2 and 2√3, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, मैंने गलती से 1 रख दिया था, जबकि तुम अपना आप देखो, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए 2 स्क्वायर यूज हुए हैं, तो दोनों की रेडियस ऐड हो जाएगी, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो, एट ए पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टार्ट एट 6 AM, ओके, विच ऑफ द ग्राफ कैन नॉट बी डिपिक्ट क्यूमुलेटिव वोटिंग परसेंटेज। तो देखो भाई सीधी सी बात है कि पोलिंग स्टार्ट हो रही है 6 AM पे, बस इतना देखो जरा यहाँ पे, तो बताओ जरा, एक बात यह क्यूमुलेटिव दे रखा है, क्यूमुलेटिव दे रखा है, और दूसरा 6 AM पे स्टार्ट हो रहा है, तो 6 AM पे तो पोलिंग जीरो होगी ना, जीरो होगी कि नहीं होगी, पोलिंग जीरो होगी 6 AM पे, बस उसी को देखो जरा, यहाँ पे देखो 6 पे जीरो दे रखी है, यहाँ पे भी 6 पे जीरो दे रखा है, यहाँ पे भी 6 पे जीरो है, बट यहाँ देखो जरा तुम 6 पे जीरो नहीं है, ओके, तो बस हमारा आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे जीरो नहीं है, जो दिया है उसी से हो गया क्वेश्चन सोल्व, इजी था, ओके। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, चूज द ऑप्शन दैट विल मेक फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ये करेक्ट हो जानी चाहिए स्टेटमेंट, ठीक है। इफ वी काउंट द नंबर ऑफ अपीयरेंस ऑफ लेटर एन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में अगर हम एन की टोटल नंबर काउंट करें तो द रिजल्ट विल बी, अब देखो जरा इसमें एन कितना है, तो एन देखो इसमें 1 2 3 4 एंड 5, ओके, एंड 6, ओके, तो 6 हो गए टोटल। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं, ठीक है, तो देखो जरा, इफ वी काउंट द नंबर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द लेटर एन इन दिस सेंटेंस, तो द रिजल्ट विल बी 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से देखो जरा, आंसर हमारा सही आ गया। अब देखो वापस से एन 1 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6,
अब इसको अगर हम 7 भी रखें यहाँ पे, देखो जरा, तो मैं एक चीज बता देता हूँ। अगर हम यहाँ 7 भी रखें तो तब भी हमारा ये सही रहेगा 7 आंसर भी, क्योंकि 7 में एक n वापस से आ रहा है, तुम देखो जरा। तो अपीयरेंस लेटर में कितनी हो जाएगी, अब 7 हो जाएगी। तो 7 भी करेक्ट है मेरे हिसाब से, 6 भी करेक्ट है, ठीक है। तो चूज द ऑप्शन डेट विल मेक द फॉलोइंग, मतलब तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 6 रख देंगे, बट 7 भी स्टिल यहाँ पे करेक्ट है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट ए बी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है भाई, ए और बी से बनाया गया, ठीक है। ए एक डिजिट ए है और दूसरा बी है, तो द सम ऑफ डिजिट बता क्या होगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, इनका जो सम है द डिजिट ए बी, जो इफ द सम ऑफ 2 डिजिट formed from the digit ए बी इज परफेक्ट स्क्वायर, सम जो है इनका परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो डिजिट बताओ क्या होगी, ठीक है। तो भाई मान लेट से कि परफेक्ट स्क्वायर जो है, मान के चलो कि 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और सम बताना है हमें डिजिट का। तो पहले 7 को रख के देखते हैं। तो 7 की अगर हम बात करें तो दो, एक डिजिट 3 होगा, दूसरा 4 हो सकता है, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ये बनता है भाई, इन्हीं से बनता है परफेक्ट स्क्वायर। अगर दोनों का सम कर दे अगर हम स्क्वायर का, द सम ऑफ 2 डिजिट फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट ए बी इज परफेक्ट स्क्वायर, द सम ऑफ, ठीक है, लेकिन नहीं बन रहा यहाँ पे। तो अगर हम द सम जो है ऑफ 2 डिजिट फॉर्म्ड, ओके, तो इसमें बोला है कि देखो जरा, इसमें बोला है कि इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट ए एंड बी इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो लेट्स से कि ए और बी उसकी डिजिट्स हो गई, ठीक है, नंबर्स की। तो जो पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा और सेकंड नंबर जो होगा, एक नंबर तो हो गया हमारा 10x प्लस वाई और दूसरा हो गया 10y प्लस एक्स, दो ही तो नंबर बन सकते हैं। अब इन दोनों का जो सम है, ये 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स का जो सम होगा वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब वो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो गया। ओके, तो 11x प्लस में 11y जो है वो n स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो विच इज बेसिकली 11x कॉमन, 11 कॉमन लिया, x प्लस वाई विच इज n स्क्वायर। ओके, अब एक बात बताओ यहाँ से, तो 11 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में और इंटू में फिर x प्लस वाई है। तो 11 की किस में मल्टीप्लाई करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 ही रख दूं तो 11 इंटू 11 इज n स्क्वायर, एंड n की वैल्यू 11 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर तुम देखो जरा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कुछ ऐसी नहीं होगी कि वो 11 की इंटू कुछ कर दूं मैं, x एंड x भी क्या होना चाहिए 149 टाइप कुछ होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, अपना आप देखो तुम। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके ओके, सो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। ए टोटल 20 टॉयज ऑफ ए चाइल्ड आर टू बी पुट इन बॉक्स, ठीक है भाई, उसके टोटल 20 टॉय है जिन्हें बॉक्स में डालना है, ठीक है। ये हमारा बॉक्स हो गया। एवरी 30 seconds द टॉय पुट इनसाइड, 2 टॉय चले जाते हैं, 2 टॉय चले गए और एक टॉय आ गया, ठीक है, ओके, बाय द चाइल्ड। तो हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल टेक टू पुट ऑल द टॉय फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम की बात हो रही है। तो जरा तुम देखो भाई, बच्चा क्या कर रहा है कि वो बच्चा 30 सेकंड में, 30 सेकंड में क्या कर रहा है, वो 2 को तो इन कर दे रहा है और 1 को बाहर कर दे रहा है। ओके, यानी कि कुल मिला के 30 सेकंड में, 30 सेकंड में नेट एक ही जा रहा है ना, एक जा रहा है नेट सेकंड 1 सेकंड में, ठीक है। तो भाई पहली सेकंड में भी यही होगा, 2 गए और 1 आया। तो एक बात देखो तुम, हमेशा जब पहली बार में 2 गए हैं
और फिर एक निकल गया तो एक बचा, ठीक है। ओके, पहली बार में। अब 30 सेकंड का मतलब है कि हाफ मिनट, हाफ मिनट। तो 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में 3 चले जाएंगे और फिर बच जाएंगे 2, ठीक है। 1 मिनट में 3 चले जाएंगे, 2 रह जाएंगे। इसी तरीके से फिर हम जाते जाएंगे। तो तुम एक बार बताओ, अगर मैं सीधा सीधा टाइम निकाल दूं तो टाइम भाई 30 सेकंड में 1 खिलौना ज्यादा ओवरऑल, ठीक है। 20 खिलौने हैं, ठीक है, 20 खिलौने हैं, ठीक है जी। और 30 सेकंड में एक जा रहा, तो टोटल कितना टाइम लगेगा तुम खुद बताओ। 30 सेकंड में एक जा रहा है अगर, तो टोटल हमें टाइम लग जाएगा कुल मिला के, ठीक है, हाफ मिनट लग रहा है, ठीक है। एक को टाइम लग रहा है हाफ मिनट, तो इनकी 10 मिनट लगेगा टोटल टाइम। तो 10 मिनट में टोटल रखे जाएंगे। बट तुम एक बार बताओ, जब 9.5 मिनट होगी, 9.5 मिनट में क्या होगा, उस बच्चे ने 20 खिलौने डाल के एक बाहर निकाला होगा, तो 19 बचेगा। ये बात तो होगा कि नहीं होगा। और उसने कहा कि फर्स्ट टाइम बताओ कब सारे रखे गए, तो फर्स्ट टाइम तो भाई 9.5 पे रखे गए। लेकिन जब बात 10 की आई तो 10 पे है, तो उसने फिर निकाला ही नहीं कोई, क्योंकि बस एक ही बचा था बाहर, वो उसने अंदर रख दिया होगा, ठीक है भाई। तो हमारा 9.5 आंसर आएगा यहाँ पे। ओके, अब जरा देखो, यहाँ पे 120 स्टूडेंट्स हैं, रोट एग्जाम्स 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस है, 120 स्टूडेंट्स है, और 100 क्वेश्चंस जो सोल्व हो गए, 100 सोल्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। 100 बच्चों ने क्या करा, पहला क्वेश्चन सोल्व कर दिया, 95 ने सेकंड, 90 ने थर्ड, 80 ने फोर्थ, ठीक है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट सोल्ड ऑल 4 क्वेश्चंस। तो नंबर मिनिमम पॉसिबल बताओ, ठीक है, जिसने ऑल कर दिया। तो तुम एक बात बताओ मुझे, जब ऑल कर दिया हो, ठीक है, तो ऑल करने का मतलब ये हुआ, ऑल करने का ये मतलब हुआ कि उन मतलब कुछ बच्चों ने ऐसा हुआ होगा कि मैक्सिमम बच्चों ने 3-3 क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, सही बात है। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम बच्चों ने 3-3 क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, सही बात है ना। अब जब मैक्सिमम बच्चों ने 3-3 सोल्व करे, तो उस कंडीशन में तुम यूं बताओ कि उस कंडीशन में ही मिनिमम हुआ होगा, उस कंडीशन में ही मिनिमम हुआ होगा कि मिनिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स निकल के आए होंगे जिन्होंने ऑल क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जब हम मिनिमम निकालते हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट जो शॉर्टकट हमारा काम करता है, तो वो कहता है कि सम ऑफ ऑल जो होगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल कितना हो जाएगा, अगर हम 120 स्टूडेंट की बात करें, अगर उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व किए होते, सारे के सारे सोल्व किए होते, तो कितने कितने हो गया होगा, तो उनको 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 कितने पॉइंट्स मिलते टोटल, उनको ये पॉइंट्स मिलते, ठीक है भाई, इतने इतने आउटकम्स बनते फिर। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ने 100 किए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 100 किया, ठीक है भाई, और एक ने क्या किया, 95 कर दिया, एक ने कितना किया, एक ने 95 कर दिया, एक ने कितना कर दिया, 90 कर दिया, और एक ने कितना कर दिया, 80 कर दिया, ठीक है भाई। तो अब तुम यूं बताओ कि ये तो हो गए पॉइंट्स जो उन्होंने किए हैं, और एक जो सबसे बेस्ट केस होता, तो उस केस में ये करते हैं। लेकिन ये बेस्ट केस हमारा चलता जब जब वो चारों के चारों सोल्व करते हैं। लेकिन हमारा बेस्ट क्वेश्चन केस क्या होता, जब वो 3 सोल्व करते हैं, जब भी तो मिनिमम होता ना 4 वाले। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो 3 सोल्व करते, 3 सोल्व जब करते, तब हमारा वो वाला केस बनता जिसमें हमारा मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आते, ठीक है। तो ये कितना बना, ये कितना बन गया, जोड़ो जरा। तो ये हो गया 9 5 5 एंड दिस 10 19 19 28 एंड 36 एंड माइनस का 30 एंड दिस इज 5, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक बार और समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो देखो जरा भाई, उन्होंने क्वेश्चन सोल्व किए, एक ने 100 किए, 95 किए, 90 किए, 80 किए, ठीक है।
तो टोटल पॉइंट्स उनके जो बने, टोटल पॉइंट्स जो उनके बन गए 365 बन गए, ठीक है, 365 टोटल पॉइंट बन गए। अब मिनिमम ऐसी कब पॉसिबिलिटी है कि मिनिमम बच्चे ही सारे क्वेश्चन सोल्व करें? ऐसी पॉसिबिलिटी जब है कि जब उससे कम वाले जो है, मतलब कि जो 3 क्वेश्चन है, जब वो मैक्सिमम लोग सोल्व करें, ठीक है, मैक्सिमम लोग, यानी कि सारे ही बच्चों ने अगर 120 सोल्व कर लिए तो 360 पॉइंट तो उनकी जब ही कवर होगी। तो सिर्फ 5 ही बच्चे ऐसे बचेंगे ना कि जो ऑल सोल्व करेंगे, ऑल करेंगे, है कि नहीं? समझ में बात? तो इस तरीके से मिनिमम निकल के आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। इसमें क्या दिया गया है कि एक रिवर है, उसके अंदर ए एंड बी विथ रिवर है ए और बी, ठीक है। उसके अंदर क्या है, वाटर की स्पीड यहाँ पे ए है, ठीक है, ये इधर रखिए, एंड बी यहाँ पे है, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों आके यहाँ पे पी पॉइंट पे मर्ज हो जा रही है और फिर सी रिवर बन जा रही है, ठीक है, जिसकी स्पीड सी है, ठीक है, यहाँ पे सी चल पड़ा, ओके। तो ए बोट हैविंग एस स्पीड, एस की स्पीड, ठीक है, एस की स्पीड से जो बोट है वो जा रही है, ठीक है। तो बताओ वो उसे जाना है कहाँ पे, रीच पॉइंट आर, आर पे आना है, ठीक है, फ्रॉम क्यू, क्यू से आर पे जाना है, ये क्यू है और यहाँ से आर पे जाना है। तो बताओ कि उसकी स्पीड जो एस होगा वो मोर देन किस किस से होगा। तो तुम एक बार बताओ, पहले तो यहाँ पे आ जाते बस इस पॉइंट पे। तो जब क्यू को यहाँ से चलना है आगे की साइड, तो क्यू को, ये मतलब क्यू जो है यहाँ से यहाँ चलना है, क्यू पॉइंट से चलना है जब अगर बोट को, तो बोट की स्पीड जब क्यू पॉइंट की बात करें, क्यू पॉइंट की बात करें, और जब बोट को चलना है इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बात सच है कि नहीं है कि एस को बड़ा होना पड़ेगा सी स्पीड से? भाई तभी तो वो चल पाएगा अपोजिट साइड में। अब सेम बात कर लेते हैं हम किसकी, सेम बात कर लेते हैं हम आर पॉइंट पे, आर पॉइंट पे हम सेम बात कर लेते हैं, ओके। तो आर पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर उसको आर पॉइंट तक पहुंचना है, आर पॉइंट तक अगर पहुंचना है, तो एस की स्पीड जो है, एस की स्पीड जो है वो बी से भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो मिले भी नहीं, यहाँ तक तो मिले भी नहीं, तो बी से बड़ी होनी चाहिए। तो एस को दोनों से बड़ा तो होना ही पड़ेगा भाई, एटलीस्ट ये तो करना ही पड़ेगा। तो देखो जरा यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ बी एंड सी तो होना ही पड़ेगा उसे, ठीक है, ओके। मैक्सिमम तो होना ही पड़ेगा इनसे, तभी वो चल पाएगा। ये तो सीधा सिंपल आंसर था। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं, ठीक है, ए बी सी, तो ऑल ग्रेटर देन 13 है, तीनों के तीनों 13 से बड़े हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? तो मीन ऑफ ऑल 3 मे बी 19, ठीक है भाई। अब देखो जरा, मीन ए प्लस बी प्लस सी जो है डिवाइड बाई 3, वो 19 के इक्वल होना चाहिए। अब देखो 13 से बड़े हैं, तो पहला प्राइम नंबर तो 17 हो जाएगा, एक 19 हो जाएगा, और एक फिर उसके बाद में 23 ही तो है। देखो जरा, ये तो बड़ा हो जा रहा है 19 से, देखो कितना हुआ है, ये हो गया 19 2/3 विच इज ग्रेटर देन 19। तो ये तो नहीं हो पा रहा है, ये तो गलत हो गया, ओके। अब ये बताओ जरा, मीडियन ऑफ 3 मे बी 19, इनका जो मीडियन है वो तो 19 ही है, n/2, सही हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 मे बी ग्रेटर देन 1, पहली बात तो हमारा ये गलत हो गया, बाकी का देखने की नीड ही नहीं है। और अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन देखना भी है तो एक काम करो, मीन कितना हो रहा है इसका, ठीक है, तो मीन ये हो रहा है, ओके, ये मीन हो रहा है इसका। अब इस मीन में से एक एक को घटाते रहो और उनका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो जरा 17 को अगर हम इसमें से घटाएंगे तो जरा बताओ कितना होगा, तो 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसी तरीके से 23 में से अगर हम 92/3 घटाए दे तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1, ओके। तो या ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0.5 भी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। इसमें देखो क्या बोला है, ए पैलिंड्रोम इज ए वर्ड। पैलिंड्रोम के बारे में पता है तुम्हें? पैलिंड्रोम ऐसा वर्ड होता है जो आगे से और पीछे से क्या होता है,
सेम तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कुछ ऐसा ए बी ए है, जैसे लाइक ए बी ए, ठीक है, तो इसे उल्टा भी लिखे तो ए बी ए ही बनता है, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने दिया है लेवल, लेवल सबके निकलेंगे, ओके, पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा, ओके। तो इसको उल्टा कर दे तो वी, ये पैलिंड्रोम पढ़ा जाता है, मतलब जो उल्टा और सीधा अगर हम जिसे पढ़े और वो सेम सेंस दे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, ओके। ठीक है, तो उसने ये बोला है कि भाई जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम सेंस देते हैं पढ़ने पे, ठीक है, सेम ही होते हैं जो, उन्हें बोलते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड्स, ओके। तो इफ वी आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट वर्ड दैट नीड नॉट हैव ए मीनिंग, जिसको मीनिंग की नीड नहीं है, तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन वी कंस्ट्रक्ट 5 लेटर पैलिंड्रोम यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो देखो 5 चाहिए होते हैं ना जब वर्ड, तो 5 ही बना लो यहाँ पे। तो पहली बात तो ये बताओ, अब इसमें मीनिंग की बात नहीं हो रही है तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो पहले हमारे पास चॉइस है 26, फिर दूसरे पॉइंट पे भी हमारे पास 26 चॉइस है, क्योंकि कोई भी सेंस कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ई भी रख सकते हैं, ई ए ए ए बी, कुछ भी रख सकते हैं ना। फिर ऐसे यहाँ पे ये, यहाँ भी कुछ डिपेंडेंसी नहीं है तो यहाँ भी हम 26 रख सकते हैं नंबर। अब देखो जरा यहाँ पे इसी को लाना पड़ेगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आएगा, ये पैलिंड्रोम है, और ऐसे ही जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ की तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो यहाँ पे तो 1 ही चॉइस है, वही चॉइस है जो वहाँ पे रखा हुआ है। तो 26 इंटू 26 का हमारा 26 इंटू 26 ये हमारा आंसर हो गया, ओके, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं अच्छे से। तो कंसीडर ए डेटा सेट ए विद ऑब्जर्वेशन 55, ठीक है, 55 ऑब्जर्वेशन है, ओके, ऑल डिस्टिंक्ट सब डिस्टिंक्ट है। डेटा सेट डी इज क्रिएटेड फ्रॉम ए, एक और फिर डेटा सेट क्रिएट कर दिया बाय एडिंग 2023 टू द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, 2023 तो लार्जेस्ट में कर दिया ऐड, और 2023 सब्सट्रैक्ट कर दी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। लेट से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन थी कि ए बी सी डी ई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल दिया मैंने जेड तक, ऐसा कुछ बोल दिया। 55 है, मान ले ये 55 है, कैसे भी मान लेते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं माना कि जेड तक है, कुछ और भी है एक्स वाई, मतलब कुछ रिपीट्स हो रहे हैं, ऐसा मान लिया। ये सबसे छोटी है, छोटी में से क्या कर दिया इसने, छोटी ऑब्जर्वेशन में से 223 घटा दिया और इसमें बड़ी जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया, यही तो है ना। अब बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मीन अगर बात करें हम, तो पहला जो मीन होगा, पहला मीन जो होगा वो सबका सम होगा, ए बी सी डी ऐसे, और यहाँ पे कुछ होगा 55 होगा, ओके। अब ऐसे जो मीन होगा बाद वाला, जो डी क्रिएट किया गया है, तो जो डी क्रिएट किया गया है उसमें ए में क्या, ए में से कुछ घटा दिया है, ठीक है, और बाकी सब सेम है, और जेड में कुछ जोड़ दिया है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम, और अपन में 55 है। अब देखो जरा, इससे ये कट गया ना, प्लस है माइनस है, तो मीन तो सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो मीन सेम हो गया यार, ये ट्रू हो गया। अब बात हम सम की कर ले, तो सम में भी देख लो भाई, सम में भी देखो, जब ये और ये वाले जब हम सम कर रहे होंगे तो ये कट गया आपस में, ये क्योंकि निगेटिव था पॉजिटिव था, तो ये भी ठीक ही है। अब बात करें मीडियन की, तो मीडियन तो वही होने वाला है n/2, भाई मीडियन तो n/2 ही होने वाला है ना, तो n/2 ही, वो तो सेंटर में ही आना है, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है, तो वो भी ठीक हो गया। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही गलत होगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखो जरा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हम निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं कि जो मीन होता है, मीन माइनस में जो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, अलग अलग जो डेटा सेट का ऑब्जर्वेशन होती है उनको हम घटाते हैं और उसको स्क्वायर करते हैं। तो देखो जरा, बाकी सब कुछ तो सेम होने ही वाला है, बट एक चीज तुम बताओ ना भाई, जो ऑब्जर्वेशन होगी यहाँ पे सेकेंड टाइम में जो होगा, उसमें 2023 का जो कुछ जो गैप आएगा 2 बार, उसकी ऑब्जर्वेशन भी तो ऐड होने वाली है। जब उसकी ऑब्जर्वेशन ऐड होने वाली है क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये चेंज तो होना ही है, सही बात है ना। तो इस तरीके से देख ले इसको, या थैंक यू, और थैंक यू फॉर इतनी मेहनत करने के लिए कि तुम लास्ट तक आए हो।